हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरी और प्रीवियस ईयर 2020 से 2015 से लेकर के 2023 तक पढ़ा दिया। सेकंड सेकंड पेपर का आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में पूरा आपका एमसीक्यू बहुविकल्पी हो गया, फिर अति लघु उत्तरी और फिर लघु उत्तरी। अब हम आज की इस वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, जो आपका 2020, 2022 और 2023 के जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं उसको हम मॉडल पेपर के तौर पे देख लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस सेशन है ये आपका, जिसमें हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। बाकी अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी का आप लेक्चर जाके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र वाले वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें से जा करके देख के आप तैयारी कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। जो बैच नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, यहाँ से वो लोग पढ़ सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए, परीक्षा प्रश्न पत्र 2020। तो द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आपको पता है ये 50 नंबर का पेपर होता है। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों 50-50 नंबर का। तो 15 क्वेश्चन आपका आता है एमसीक्यू 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन आपका आता है वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, और 10 क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का, 20 नंबर का आपका आता है लघु उत्तरी। तो यही आपका पेपर का पैटर्न है। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं 2020 वाला। पहला वो 2020 में क्या पूछा था, बहुविकल्पी। तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है बहुविकल्पी 2020 वाले प्रश्न पत्र का। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो आपका ये अनुच्छेद 29(1)। तो हम उत्तर आपको बताते चलेंगे और आप लोग अपने दिमाग में उत्तर सोच लीजिएगा कि आपका 15 में से कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, उतना आप लोग कमेंट कर देंगे, जिससे पता चल जाए आपकी तैयारी कितनी है। इससे पता ये लगेगा कि आपने प्रीवियस लेक्चरों को देखा है और पढ़ा है। दूसरा देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चलिए हम उत्तर बताते हैं। तो इसका आपका 82वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। तो हंटार्ग समिति के नाम से जाना जाता है। चौथा देखिए, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, अ ब स द। लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज। तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान आपका कहाँ पे है, प्रयागराज में है। जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, आप वीडियो को लाइक करिए ना करिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले एग्जाम देने हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें पता चले यहाँ पे पेड कोर्स वाले नहीं है, बस यहाँ पे फ्री में उनको पढ़ाया जा रहा है, वो भी पूरा कंटेंट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। देखिए छठवां देखिए, निम्न आयोगों का सही क्रम, यानी कि कौन सा आयोग पहले गठित हुआ। तो देखिए पहले आपका वुड डिस्पैच, उसके बाद हंटर आयोग, उसके बाद आपका राधा किशोरन आयोग, और लास्ट में आपका चौथे पे क्या हो जाएगा, कोठारी आयोग। तो सी, ए, फिर ये बी, फिर डी। तो देखिए सी ए बी डी कौन से ऑप्शन में है। तो इन चार ऑप्शन में से सी ए बी डी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, सी ए बी डी। प्रश्न नंबर 6 सही हो जाएगा। सातवां देखिए, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। तो आपके सामने देखिए चारों ऑप्शन है, आप लोग उत्तर सोच लीजिए। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू हुई। तो 15 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आठवां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई। देखिए आपके सामने है चार ऑप्शन। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई। तो 2004 में, ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा, 2004 में। नौवां क्वेश्चन देखिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। तो क्या होती है, शिक्षा में सबकी भागीदारी के लिए, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग और उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिए, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सा है। तो आप लोग उत्तर सोच लेंगे। हम उत्तर बताते हैं, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस संबंध में
किस संबंध से लिया गया है? तो जो एनसीएफ 2005 में है, उसमें प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? तो मतलब जो एनसीएफ 2005 में उसका जो स्टार्टिंग का जो कुछ पार्ट है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के किसी पुस्तक से लिया गया है, तो सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो जो यशपाल समिति किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? यशपाल समिति आपका स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से है, तो ये आपका 12 का उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, 15 क्वेश्चन पूछता है आपका बहुविकल्पी, तो बस हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से आप बहुविकल्पी देख लेते हैं और अति लघु उत्तरीय देख लेंगे किस टाइप का आएगा। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट दिए हैं, वहां से जाकर के आप लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो देखिए चारों ऑप्शन में से छनाई का सिद्धांत वुड, कर्जन, मैकाले, सैडलर। तो छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर चलिए हम बताते हैं, छनाई का सिद्धांत आपका मैकाले, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, मैकाले। 14वां देखिए, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? तो नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? तो चारों ऑप्शन इसकी आपके स्क्रीन के सामने, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना आपका नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, आपका 15 क्वेश्चन में से कितना सही होता है उसके हिसाब से अपना आप तैयारी का आंकड़ा लगा सकते हैं। तो 15वां क्वेश्चन देखिए, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है अवरोध, पृथक्करण, अपव्यय, विभाजन। तो क्या कहलाता है? जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ये अवरोध कहलाता है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आएगा 15 क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये आपका क्या है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है। भाग आपका ये मौलिक कर्तव्य किस में आएगा? भाग 4 क में आता है इसको। वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न पढ़ा दिया हमने, जाइए वहां से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? सर्व शिक्षा अभियान है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, संपूर्ण साक्षरता अभियान है, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। तो शैक्षिक उन्नयन में यानी कि शिक्षा के बढ़ोतरी में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है, बीआरसी की क्या भूमिका है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो जाके देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए, ये भी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना जाके पढ़ लीजिए। स्कूल रेडीनेस विद्यालय शिक्षा की तैयारी, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का उद्देश्य, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। बिना बोझ के शिक्षा, कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है। 30 प्रश्न हो गया, ठीक है, 15 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय आता है, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी कि टोटल 10 दूना 20 नंबर का आता है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इस ये भी प्रश्न हमें पढ़ा दिया है, तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक दिया है आपका, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ भी इस हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए, ताकि उनको भी पता चल जाए, यहाँ पे फ्री क्लास उनको मिलता है, उनको कोई बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? 33 वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के बारे में बात किया गया है। एसएमसी का गठन जो होता है, प्रधानाचार्य होते हैं, सचिव होते हैं। प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका लिखिए, ये भी हमने बताया है। बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ये भी हमने बताया कि बच्चों के अधिकार के लिए, उनके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए हमारे संविधान में धारा 45, 21 को, ठीक है, ये सारी चीज़ें 350A, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मेरे इस चैनल पे सब वीडियो अपलोड है, पहले से मैंने अपलोड कर दिया है पढ़ा करके। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए, ये भी प्रश्न पढ़ा दिया। स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कर देंगे, एनसीएफ 2005 कर देंगे, नवीन शिक्षा नीति 1992 के बारे में कर देंगे, कुछ भी जो आपको याद हो। शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है, ये भी आप प्रश्न देख सकते हैं।
तो 2020 का ये प्रश्न पत्र आपका सॉल्व हो चुका। अब 2022 वाले प्रश्न पत्र हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का क्या प्रैक्टिस सेशन होगा, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी। तो द्वितीय प्रश्न पत्र देख लेंगे, 50 नंबर का ये होता है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। सेकंड पेपर है आपका, देखिए 2022 में पहला प्रश्न क्या है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो बताएंगे, आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो अनुच्छेद 21A ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। बस मैं उत्तर बताते चलूंगा, आप लोग देख लेंगे कितना आपका सही हो रहा है। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व तो राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद आपका 350A में उल्लेख है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व तो राज्य का है। 350A अनुच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखिए, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया यूनेस्को, यूएनओ, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया ऑप्शन नंबर ब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा। चौथा देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है तो समवर्ती सूची का है, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को बस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है अब। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? तो वुड घोषणा पत्र ऑप्शन नंबर 2 1854 में भेजा गया है। ये सब प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है, जाके देखिए हमारे चैनल को चेक करिए, वहाँ से आपको सब प्रश्न मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया है। 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? कोठारी ने, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। छठवां का क्या हो जाएगा? कोठारी ने क्या किया था? जो 1882 के पहले शिक्षा आयोग आया था उसकी अध्यक्षता डीएस कोठारी जी ने किया था। सातवां, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, यानी कि टीचरों के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसको क्या कहेंगे? रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं इसको, नियामक संस्था। तो क्या है? एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई को क्या कहते हैं? शिक्षक अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कहते हैं। आठवां देखिए, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? आपके सामने देखिए चारों ऑप्शन है, आपको याद होगा तो आप लोग आपके दिमाग में सोच लेंगे। चलिए हम बताते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा 1972। नौवां का उत्तर आप लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया? तो बताएंगे, आपके सामने इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, डीपीईपी कार्यक्रम। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में फेंक करके मारेंगे, नौवां का उत्तर बताएंगे कमेंट में कि किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया। ऑप्शन नंबर 10। मध्याह्न भोजन योजना का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना भी है, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना भी है, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना भी है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक एक प्रश्न पूछता जाऊंगा जिससे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो ये पता चलेगा कि हाँ आपने इसको देखा है, पूरा वीडियो को पढ़ा है। तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ओबीबी, नवोदय विद्यालय भी है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को कहते हैं डायट, DIET डायट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, तो ये कहाँ पे है? आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी। और क्या है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना का संबंध है। बालिका प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंध है आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखिए, बीईपी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसको क्या कहेंगे? बी से कहेंगे बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? चारों ऑप्शन में से सोच लेंगे, तो बेसिक शिक्षा परियोजना ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 14, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, रिपन द्वारा, कर्जन द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन कब किया गया? तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 100 लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? शिक्षा सम्मेलन 1900 शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। 15वां क्वेश्चन देखिए, आपका कमेंट करके बताएंगे, आपका तीनों साल में 15 15 15 यानी कि तीनों 45 क्वेश्चन हो जाए, तो 45 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। चार्ल्स ग्रांट को किसको माना जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है? अब देखिए इसके बाद आपका लघु उत्तरी बाद, इसके बाद अति लघु उत्तरी आ जाता है बहुविकल्पी के बाद। तो बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया, ये भी प्रश्न पढ़ा दिया। वुड के घोषणा पत्र के 2 गुण, कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 मुख्य लक्ष्य उद्देश्य, यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं, पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य, सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए, डीपीईपी परियोजना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम का आपका परियोजना के 2 कार्य बताना है। तो ये सब बहुत प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है। तो जाइए हमारे इस चैनल को चेक करिए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में से हमारे चैनल वाले सेक्शन में जाके वहाँ से आप लोग पूरा प्रश्न पढ़ के ये प्रश्न तैयारी कर सकते हैं। भारत में ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था, ये तो आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो। मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न नंबर 24 आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। प्रश्न नंबर 26, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी, ये भी प्रश्न आपका, मैंने बहुविकल्पी वाला जो सीरीज है उसमें पहला प्रश्न ही है, जाइए तो वहां से आप लोग चेक करके पढ़िए और आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। प्रश्न नंबर 27, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया, तो ये उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए लागू किया गया था। सब प्रश्न बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे बता रखा है। तो नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताइए, तो नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताना है। आचार्य राममूर्ति समिति 1900 की बात कर रही है, प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए, ठीक है, इसका हो जाएगा। उसके बाद लघु उत्तरी 10 क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर का, आपका 20 नंबर का ये आता है। तो ये सब लगभग आशा करते हैं आप लोग मेरे चैनल पे पढ़े होंगे तो आपको जरूर आएगा ये प्रश्न का उत्तर। तो सन 1813 एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या हैं, यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 35, संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं, 36, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई, इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए, डीपीईपी कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसका परिचय देना है आपको। तो ये प्रश्न मैंने बहुत विस्तृत में आपको पढ़ाया है, जाकर देखिए लघुत्तरी में भी अति लघुत्तरी में भी। पी मोस्ट की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए, ये प्राइमरी टीचर के लिए, मास ओरिएंटेशन स्पेशल टीचर के लिए है ये, एसओपीटी, ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर के लिए है। इसके 2 मुख्य उद्देश्य, तो हमने 2020 और 2022 का प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब देखिए 2023 का, 2023 देखिए आपके सामने, परीक्षा प्रश्न पत्र 2023। मैं ये बस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो भी मैंने पढ़ाया है ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग को उस तरह से आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब वहीं से आपको मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रीवियस ईयर से ही पता लगेगा कि जो मैं पढ़ाया हूँ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 नंबर का होता है, 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी, 15 क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरी और 10 क्वेश्चन लघुत्तरी पूछता है, यही पैटर्न है। तो चलिए जस्ट बस हम आपको उत्तर बताते चलते हैं जल्दी जल्दी। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना 4 ऑप्शन में से देख लीजिए, वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर बताएंगे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर बताते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग को कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो इन 4 प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताएंगे, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, 1882 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो देखिए आपके सामने है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से अगर तैयार होगा आपको उत्तर तो पता होना चाहिए। तो गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, तो गोखले विधेयक आपका 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे, तो शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे श्री डी एस कोठारी, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, डी एस कोठारी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था, तो प्राच्य पाश्चात्य का विवाद ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1813 का जो विलियम वुड का घोषणा पत्र आया था शिक्षा नीति के बारे में, उसके वजह से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि आपका 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद आपको बताते हैं आपका तैयारी का लेवल क्या है। और आप एक छोटा सा हेल्प कर देंगे कि इस
चैनल को और इस वीडियो को क्या करेंगे, किसी के भला करने के लिए जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनको ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि वो भी अगर सोए होंगे तो वो जग जाएँगे कि अब एग्ज़ाम आ गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होगा? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 7 का उत्तर बताएँगे। तो ऑप्शन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा 1976 में क्या किया गया था? शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 8वां देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 8वां का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेज़ली। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेज़ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेज़ली। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 9वां देखिए, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो चारों ऑप्शन में से आप बताएंगे कौन से हैं निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक? तो लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, निस्पंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका ऑप्शन नंबर 100 1887-88 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 11 देखिए, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो शिक्षा छनाई का सिद्धांत क्यों लागू किया गया? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, छात्रों की शिक्षा हेतु शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा अधिकार अधिनियम कब कब बना? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा 2009 में क्या बना था? आरटी एक्ट बना था, वही पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या जाएगा? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध आपका क्या है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 14 मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे और लिख करके बताएंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1903, 1905, 1904, 1908। कमेंट करके आप लोग बताएंगे, जिससे पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको समझ में आया है। 15वां, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 15 बहुविकल्पी हो गया। इस 15 बहुविकल्पी में से आपको एक प्रश्न का उत्तर बताना है कमेंट करके, जो मैंने अभी आपको बताया था। 14वां प्रश्न क्या था आपका कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 15 क्वेश्चन में से आपको जितना सही हुआ कमेंट करके बता देंगे ईमानदारी से। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 16वां, निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? ठीक है, निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत, ये मैकाले द्वारा जो उसका क्या आशय था? कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सब प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है, जाके मेरे चैनल से पढ़ लीजिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? ये सब आप बस प्रश्न देख लीजिए कि जो मैंने पढ़ाया सब वही प्रश्न आए हैं, एक भी प्रश्न आपका इधर उधर नहीं आया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? ये भी बताया है। जनसाला कार्यक्रम क्या है? ये भी बताया है। यूनिसेफ और भारत सरकार द्वारा संयुक्त कार्यक्रम है ये न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या, मिनिमम लर्निंग लेवल के बारे में इसको तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताया हूँ। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम मतलब स्कूल रेडीनेस, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, बच्चे विद्यालय पढ़ने आए वही। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए, ये भी मैंने बताया है। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन, ये तो भी बताया है। ये अति लघु उत्तरीय वाले में सब बताया है मैंने। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? डीपीपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट का क्या है? ये सब मैंने बताया। वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? ये भी मैंने बता दिया है। देखिए, तो इस प्रकार के आपका जो प्रश्न पत्र है आते हैं, ताकि आपको एग्जाम से पहले एक आइडिया लग जाए, एग्जाम में बैठेंगे तो डर नहीं लगेगा। तो आपको देखना बहुत जरूरी है। और एक काम और ज़रूरी है कि आप लोग जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ इसको वीडियो को शेयर कर देंगे, और प्रथम सेमेस्टर वालों को भी इन्फॉर्म कर देंगे जिनका भी न्यू एडमिशन हुआ है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पे उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, होगा तो उनको तैयारी करना चाहिए मेरे चैनल से। 31, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहिए चाहे शिक्षा का महाधिकार पत्र कहिए। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। 37, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? आंगनबाड़ी की बात कर रहा है। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? ये भी मैंने बता दिया। शिक्षा बिना बोझ की इस संदर्भ में यशपाल समिति के क्या सुझाव थे? ये भी प्रश्न मैंने बता दिया। तो इस प्रकार आपका देखिए, मैंने आपको 2020 का मॉडल पेपर दिखा दिया, जहाँ तक हो सका मैंने आपको बहुविकल्पी बता दिया। वैसे ये सब आपका काम है 2020, फिर 2022 और 2023। तो मैंने 3 सालों का बता दिया, इतने में ही आपका क्या काम बन जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, अगर आपकी इच्छा होगी तब, क्योंकि आपको ज़्यादा लगेगा इतना में ही। आप जो मैं पढ़ाया हूँ एमसीक्यू उतना ही पढ़ लीजिए, उतना अति लघुत्तरी पढ़ लीजिए, और जो लघुत्तरी मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लीजिए।
आपका उतने में सारा प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या पढ़ते हैं, पवन सीरीज पढ़ते हैं। पवन सीरीज का क्या पढ़ेंगे हम लोग, पवन सीरीज का पढ़ेंगे एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो एमसीक्यू लगभग 150 होगा, तो उस 150 एमसीक्यू हम लोग और पढ़ लेते हैं ताकि एमसीक्यू का झंझट खत्म हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पवन सीरीज का जो एमसीक्यू है उससे हम लोग मिलते हैं। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो एक हेल्प करेंगे आप लोग, सेकंड सेमेस्टर वाले के साथ हमारे इस चैनल को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।